जय दोस्तों, आपका दोस्त अंकित आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश बिट्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग जो होगा इंडियन पॉलिटी का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग 1919 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम यानी 1919 ईस्वी का जो है भारतीय प्रशासन अधिनियम के बारे में जानकारी रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो 1919 ईस्वी का जो है भारतीय प्रशासन अधिनियम जो होता है, इस अधिनियम को सबसे पहला पॉइंट, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो भारतीय प्रशासन अधिनियम 1919 है, उसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कौन सा? जो होता है 1919 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम। यानी सबसे पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो बताएंगे 1919 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम को। सेकेंड जो होता है, भारत में जो है पहली बार लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का गठन किया गया था। यानी यूपीएससी का गठन किया गया था। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन। एक बार हमने बताया तो भारत में पहली बार जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब जो है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का गठन कहाँ किया गया था? 1919 ईस्वी की भारतीय प्रशासन अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तीसरा का यहाँ पर आ जाता है, भारतीय सचिव को जो होता है, भारतीय सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार मिल गया। अर्थात जो भारत का सचिव था, अब वह महालेखा परीक्षक भी बन सकता है। अर्थात भारतीय सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार मिल गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम भारतीय सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार कब, किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था? तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या तो फिर 1919 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम। इसके बाद तीसरा जो है, चौथा क्वेश्चन आ जाता है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, किस अधिनियम में किया गया था? तो 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम में किया गया था। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद आता है पांचवा जो आता है, केंद्र में द्विस्तरीय विधानमंडल। द्विस्तरीय मतलब जैसे होता है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना भी की गई थी 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम में। अर्थात एक विधानमंडल का बनाया गया, अब जो है द्विस्तरीय विधानमंडल का निर्माण भी किया गया। इसके अधिनियम के अंतर्गत 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन के अधिनियम के अंतर्गत। तो केंद्र में द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना, क्वेश्चन पूछेगा, केंद्र में द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है, प्रांत में जैसे होता था, पहले क्या होता था, अब जो होता है मुस्लिमों को क्या किया जाता था, मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई। अब जो है 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि प्रांतों में सिखों, यूरोपीय लोग, एंग्लो इंडियन जो होता है तथा ईसाइयों के लिए भी पृथक चुनाव क्षेत्र की संकल्पना की गई। अर्थात जो होता है, सिख लोग भी अपना अलग चुनाव कर सकते हैं, यूरोपीय लोग भी अलग, एंग्लो इंडियन भी अलग हो जाएंगे, ईसाइयों के लिए पृथक चुनाव व्यवस्था, इनका अलग अलग व्यवस्था की गई। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बताएंगे 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम में प्रांतों में सिख, यूरोपीय लोग, एंग्लो इंडियन तथा ईसाइयों के लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्थाएं की गई। यानी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन, 5-6 पॉइंट जो होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। हम उन्हीं पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे जहां से पेपर पूछता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वही यहाँ सैंपल से आपके सामने से गुजरेगा, उसके अलावा अन्यथा और कोई चीज भी नहीं पढ़ाएंगे।
तो 1919 ईस्वी में आपको 6 पॉइंट याद करके चलना है। आप जब भी 1919 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें 6 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट होता है 1919 ईस्वी के जो होता है भारतीय प्रशासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को जाना जाता है तो भारतीय प्रशासन अधिनियम, ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उसके बाद पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन बताएंगे 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम। उसके बाद पूछेंगे महालेखा परीक्षक जो भारतीय सचिव थे उसको महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार कब मिला था, तो 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम में। उसके बाद आया केंद्र में द्विस्तरीय व्यवस्थाएं, द्विस्तरीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, 1919 ईस्वी के भारतीय प्रशासन अधिनियम। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, याद रखिएगा मिनर्वा मिल्स भारत संघ 1980, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, देखिए इस अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया, इस अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों का, संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। अर्थात जो होता है संविधान में जितने भी आधारभूत लक्षण होंगे, जितने भी प्रकार का परिवर्तन होगा वहां न्यायालय से किया जा सकता है। अर्थात न्यायालय इस पर मंजूरी देगा तभी क्या होगा। तो इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को। अर्थात जो होगा संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा वो सीधे कोर्ट में जाएगा और न्यायालय इस आधार पर भी किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन कर सकता है। अर्थात मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अंतर्गत अगर जो व्यक्ति संविधान से छेड़छाड़ करता है उससे न्यायालय में जाना पड़ेगा और न्यायालय क्या कर सकती है, किसी भी संविधान में किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में क्या कहा गया, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में कहा गया कि अगर संविधान से आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और क्या होता है और उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद जो होता है संशोधन जो होता है, संशोधन क्या कर सकता है, संशोधनों पर क्या होगा, पुनरावलोकन करना होगा तो आप जो है न्यायालय ही कर सकता है। तो आपको यहाँ से पॉइंट याद हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन जो होता है, 42वां संविधान संशोधन जो होता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में ही समाप्त कर दिया गया था। अर्थात जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था। यानी 42वां संविधान संशोधन की व्यवस्थाएं जो थी, जो गड़बड़ व्यवस्थाएं थी, जो फालतू की व्यवस्थाएं थी, वो जो होता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अंतर्गत ही समाप्त कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। जबरदस्त पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सबसे अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जो सूचना का अधिकार। जो अगला पार्ट आता है इंपॉर्टेंट, सूचना का अधिकार। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछेगा सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो अक्टूबर 2005 में सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम को पारित किया था। अक्टूबर 2005 में सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया था। तो क्या पूछेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम को पारित किया था, जो वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार, अर्थात कानून का अधिकार है। अर्थात कहने का मतलब आपका अधिकार है, सूचना प्राप्त करना आपका अधिकार है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था अक्टूबर 2005 में। क्या होता है सूचना का अधिकार, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद में, क्या होता है, सूचना का अधिकार जो होता है ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद, ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद में
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएसआई का पेपर देना चाह रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछता है कि ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समितिवाद, ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समितिवाद वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 21, जिसमें क्या है, सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप यूपीएसआई का पेपर देने वाले हैं तो, यानी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन यहां से दो तरह से पूछ सकता है। आपसे पूछेगा ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद किस अधिकार को इंगित करता है? तो आप बताएंगे सूचना के अधिकार को। ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समितिवाद जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। आपसे पूछेगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया था और ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समितिवाद के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में। अब जो होता है सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से यह पारित किया गया था, अर्थात किस उद्देश्य से सरकार ने यह पारित किया था? तो देखिए उसका उद्देश्य क्या होता है, सूचना के अधिकार का उद्देश्य जन संबंधी मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाना, अर्थात जो होता है लोगों को जागरूक करना। सूचना के अधिकार, अगर आपको सूचना नहीं मिलेगी, आप जो होता है, अब तो तमाम प्रकार के मोबाइल हो गए हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया है, अब सबको सूचना का अधिकार, जैसे पहले होता था तो सूचना नहीं मिल पाती थी, तो डाक या तो फिर डाक द्वारा या तो फिर उससे क्या होता, चिट्ठियां आती थी जाती थी, तो वहां से सूचना बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं तो कोई जरूरत नहीं है। तो सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या होता है, जन संबंधी मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाना, अर्थात क्या होता है, जागरूक करना और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना। यानी इसका क्या होता है, सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार को रोकना, और क्या होता है, जन संबंधी मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य होता है। यह अधिनियम नागरिकों को प्रशासन के सभी स्तरों पर सूचना हासिल करने का व्यवहारिक अधिकार प्राप्त करता है। अर्थात इस अधिकार के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आप जो होता है आप सरकार से क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य सरकार कर रही, कोई भी नियम कानून बना रही है, आपको सरकार बिना नियम, जो सरकार नियम कानून बना रही है, आपको बिना सूचना दिए वह नियम कानून नहीं बना सकते। अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई सरकार नियम कानून बना रही है, कुछ भी कर रही है, आप जो है आप वहां ईमेल द्वारा उसको भेज सकते हैं कि आप यह नियम कानून बना रहे हैं, हम लोगों को सूचना नहीं दिए हैं। तो क्या होगा, अगर फिर क्या होता है, तो ये क्या होता है कि अगर आप उसको भेज सकते हैं, जब उसको क्या करते हैं, आप उसको पत्र भेजेंगे तो उसका जवाब आएगा। अगर 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं आता है, 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं आता है, तो फिर से आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, फिर से अपील दायर करेंगे, अर्थात फिर से पत्र लिखेंगे। फिर दोबारा अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं कि सरकार यह नियम कानून बना रही है, इस नियम कानून के अंतर्गत हम लोगों को सूचना नहीं मिली है। तो क्या होता है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा सरकार को डांट फटकार लगाएगी। यही होता है कि अगर कोई भी काम होता है, कोई भी काम स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको सूचना दे दिया जाता है कि फलाना काम स्टार्ट होने वाला है, आप जो है सतर्क हो जाइए। तो सूचना के अधिकार का अधिनियम का कहने का उद्देश्य यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी काम अपने मन मर्जी नहीं कर सकते, बिना सूचना दिए होता है। यह अधिनियम क्या होता है, नागरिकों को प्रशासन के सभी स्तरों पर सूचना हासिल करना तथा व्यवहारिक अधिकार का प्रदान करना होता है। इसका होता है सूचना प्राप्ति का तरीका क्या हो सकता है, अर्थात आप सूचना किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात किस प्रकार से सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना प्राप्ति का तरीका क्या होता है, सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति क्या होता है, किसी भी कार्यालय से, अर्थात कोई भी कार्यालय होगा, कार्यालय से अंग्रेजी, हिंदी अथवा उस क्षेत्र की राजभाषा में, जो क्षेत्र का राजभाषा होगा
द्वारा स्वयं या ईमेल द्वारा संबंधित जन सूचना अधिकारी से आग्रह कर सकते हैं। अर्थात जो होगा आपको सूचना भेजना होगा, सूचना प्राप्त करना होगा, तो जहाँ जहाँ कार्यालय में जन सूचना संबंधी अधिकारी होंगे उनसे आप क्या करेंगे, आप उनसे दरख्वास्त करेंगे। वहां अगर आपको सूचना नहीं मिली है तो उनसे जाके कहेंगे। अगर सूचना जो दोबारा 30 दिनों के भीतर नहीं आएगी तो फिर दोबारा कहेंगे। अगर फिर दोबारा नहीं आती है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। तो ये सूचना का अधिकार था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया गया था तो अक्टूबर 2005 में। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है ईसा राय लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति बाद में अनुच्छेद 21 में अंतर्गत सूचना की प्राप्त करने का सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका जो होता है बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दे दी थी। क्या कहा था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो होता है 2009 जो होता है इसमें बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को क्या किया था, मंजूरी दे दी थी। इसमें क्या कहा गया था, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध हो अर्थात 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा क्या होता है, उपलब्ध किया गया हो। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो होता है इसका पहला पॉइंट क्या होगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 66वें संविधान संशोधन 2002 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई थी। तो 66वें संविधान संशोधन 2002 को द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई थी। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब कहा गया, किस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया, तो आप बताएंगे 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार भी कह दिया है, यानी शिक्षा के अधिकार को क्या कह दिया है, मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार कह दिया है। तो इसका जो होता है शिक्षा के अधिकार का प्रमुख प्रावधान क्या होता है, इसमें क्या होता है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध हो अर्थात 1 से 14 साल के सभी बच्चों को क्या हो, बेसिक शिक्षा क्या हो, उपलब्ध की जाए। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक अधिनियम 2008 यानी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक अधिनियम 2008 को संसद 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दे दी थी, जिसको बोल सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र का अनुपात एक संबंधित 40 के अनुपात में हो अर्थात एक शिक्षक पर 40 छात्र हो। उसके बाद इसमें चौथा तीसरा पॉइंट क्या है, जनगणना चुनाव एवं राहत आपदा कार्य में जो होता है अतिरिक्त जो कार्य होता है, जनगणना हो, चुनाव हो, राहत आपदा कार्य हो, तो उसमें जो होता है शिक्षक जो होता है, देखते होंगे ना कि चुनाव होता है, जनगणना होता है, तो शिक्षक जो होता है वो भागते जाते हैं ना, तो शिक्षक क्या होता है इसमें इस शिक्षा के अधिकार में यही कहा गया कि चाहे जनगणना हो, चुनाव हो, राहत आपदा कार्य, उसमें शिक्षक की क्या हो, नियुक्ति का उपबंध किया जाए अर्थात वहां पर क्या हो, कर दिया जाए, उपबंध किया जाए। तो शिक्षा का अधिकार को अधिनियम जो होता है 2009 में पारित किया गया था, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा पारित किया गया था। और क्या, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई थी अर्थात जो शिक्षा का अधिकार जो होता है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको क्या कहती है, मानवाधिकार कहती है, मानवाधिकार की दर्जा देती है। इसका प्रावधान क्या होता है, 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देना होता है। अगर बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी अर्थात 4 अगस्त 2009 को संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 पारित किया गया था। शिक्षक और छात्रों के बीच अनुपात एक संबंधित 40 होना चाहिए। जो होता है चुनाव हो, जनगणना और राहत आपदा केंद्र हो, उसमें क्या होता है शिक्षक जो होते हैं उनका क्या ड्यूटी लगाया जाए, यही क्या गया है शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और जो इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट आज जिक्र किया उसको प्लीज नोट डाउन करिए। और जो होता है आपका क्लास डेली चलेगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।